तो भारत के रक्षा बजट में एक बड़ा उछाल आया है। पर क्या ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा ताकत? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये आंकड़ा देखिए, 7.85 लाख करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो रक्षा मंत्रालय को दी गई है, और हाँ, ये पिछले साल से काफी ज्यादा है। लेकिन देखिए, सिर्फ बड़ा नंबर होना ही काफी नहीं है। असली सवाल तो ये उठता है कि क्या ये बढ़ा हुआ खर्च हमारे सुरक्षा की क्वालिटी को भी बढ़ा रहा है? मतलब आज के जो कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, क्या हम इस पैसे को और असरदार तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? यही है वो बड़ा सवाल। तो इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस बड़े सवाल की, फिर जरा ये देखेंगे कि ये सारा पैसा जा कहां रहा है। इसके बाद नजर डालेंगे आत्मनिर्भर रणनीति पर, फिर समझेंगे आधुनिकीकरण की दौड़ को, और आखिर में बात करेंगे उस नाजुक संतुलन की जो इन सबको साधने के लिए जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर इतना पैसा ज्यादा क्यों खर्च किया जा रहा है? इसकी वजह क्या है? वजह काफी सीधी है लेकिन गंभीर भी। एक तो हमारी उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर तनाव लगातार बना ही रहता है। दूसरा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो पुराने सैन्य उपकरण हैं, उनको मॉडर्नाइज करना अब कोई चॉइस नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी, एक मजबूरी बन चुका है। तो ठीक है, बजट बढ़ रहा है, वजहें भी समझ में आती हैं। पर अब ये समझना जरूरी है कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है। चलिए देखते हैं इसका ब्रेकडाउन। और ये देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। इस बड़े बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 70.5% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। मतलब सैलरी, पेंशन, मेंटेनेंस जैसे रोजमर्रा के खर्चों में। और जो असल चीज है, यानी मॉडर्नाइजेशन, नए हथियार, नई टेक्नोलॉजी, उसके लिए बचता है सिर्फ 28%। ये जो दो तरह के खर्च है ना, रेवेन्यू और कैपिटल, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी घर का बजट हो। घर का किराया, खाने पीने का सामान, बच्चों की फीस, ये सब जरूरी खर्चे हैं जिन्हें आप टाल नहीं सकते। ये हुआ रेवेन्यू खर्च। लेकिन साथ ही आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या घर में कुछ नया बनाना चाहते हैं, वो है कैपिटल खर्च। रक्षा बजट में भी ठीक यही कशमकश है, आज की जरूरतों और कल की तैयारियों के बीच। अच्छा, इस पूरी चुनौती से निपटने के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है, और वो है आत्मनिर्भर भारत पर फोकस। मतलब कोशिश ये है कि रक्षा के मामले में देश आत्मनिर्भर बने। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके लिए सरकार ने कुछ बड़े पॉलिसी डिसीजंस भी लिए हैं। जैसे अब जो भी नए हथियार खरीदे जाएंगे, उनका 70% से ज्यादा हिस्सा भारतीय कंपनियों से ही लेना होगा। इसके अलावा विमानों के पार्ट्स और उनके मेंटेनेंस के सामान पर कस्टम ड्यूटी भी हटाई गई है। मकसद साफ है, देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। और जानते हैं, इसका असर दिख भी रहा है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट, मतलब जो सामान हम दूसरे देशों को बेचते हैं, वो 23,500 करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। ये कमाल का आंकड़ा है। आज भारत करीब 90 देशों को अपना बनाया हुआ डिफेंस का सामान बेच रहा है। तो आत्मनिर्भरता की कहानी तो अच्छी लग रही है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है मॉडर्नाइजेशन की रेस, जहां चुनौतियां अब भी बहुत बड़ी हैं। यहां एक अच्छी खबर जरूर है। याद है हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की थी, वो पैसा जो नई टेक्नोलॉजी और हथियारों पर खर्च होता है। तो अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इस खर्च की सालाना ग्रोथ रेट लगभग दोगुनी हो गई है, 4.5% से बढ़कर 9.1%। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहां एक लेकिन है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो बढ़ी हुई रफ्तार है ना, ये भी शायद काफी नहीं है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? इसका जवाब मिलता है जब हम अपने पड़ोस में देखते हैं, खासकर चीन की तरफ। चीन जिस स्केल पर और जिस तेजी से फ्यूचर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो एक अलग ही लेवल पर है। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जेन फाइटर जेट्स, साइबर कैपेबिलिटीज, स्पेस एसेट्स और एआई सिस्टम्स की। तो इस रेस में बने रहने के लिए हमें और भी तेजी से दौड़ना होगा। और यही बात हमें इस पूरी कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर ले आती है, वो नाजुक संतुलन। ये एक क्लासिक दुविधा है, आज की जरूरतें बनाम कल की तैयारी। मतलब जो सेना आज सीमाओं पर तैनात है, उसकी जरूरतों को पूरा किया जाए, या फिर भविष्य में होने वाले युद्धों के लिए एक नई मॉडर्न सेना तैयार करने में पैसा लगाया जाए। यही है असली चैलेंज। और इस बैलेंस को बनाना और भी मुश्किल हो जाता है कुछ पुरानी वजहों से।
पहला तो वही रेवेन्यू खर्च का बोझ, यानी पेंशन और सैलरी, और दूसरा हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए आज भी हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो इस बैलेंसिंग एक्ट को और भी कठिन बना देती हैं। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ है हमारी बड़ी महत्वाकांक्षाएं और दूसरी तरफ है वित्तीय सीमाएं। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? रास्ता तो साफ है, लेकिन उस पर चलना आसान नहीं। इसी संतुलन को साधने पर भारत की आने वाली रणनीतिक ताकत का भविष्य टिका है। सवाल ये है कि क्या हम इस नाजुक संतुलन को साध पाएंगे?